फिल्म शुरू होती है इंडोनेशिया के असाह गांव में सुनामी की तबाही के सीन्स दिखाकर। बड़ी बड़ी लहरों ने कोस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों लोग गायब हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत आ रही है। आर्या मिस्टर पंजी नाम के एक रेस्क्यू वर्कर के हवाले से बैंटन के अल महसियार मस्जिद के पास रिलीफ कैंप की खराब हालत बताता है। वो कहता है कि डिजास्टर के 5 दिन बाद भी लोगों के दिलों में गहरा ट्रॉमा है। माँ बाप खोने वाले बच्चों का दर्द बताते हुए आर्या वहाँ मौजूद सभी लोगों से मदद की अपील करता है। वो फाइनेंशियल हेल्प देकर विक्टिम्स का साथ देने की रिक्वेस्ट करता है। लोग भी अपनी हैसियत के हिसाब से डोनेट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्या और उसकी माँ लारस स्टोर रूम की चीजें साफ कर रहे थे। तभी टीवी पर आर्या के पापा मलिक को बैंटन सुनामी रिलीफ ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाया जाता है। असल में आर्या के पापा सोशल वेलफेयर के डिप्टी मिनिस्टर हैं। आर्या को एक बॉक्स में बचपन की कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जो उसने खुद बनाई थी। लारस बताती है कि उसने मेमोरी के तौर पर आर्या की सारी बचपन की पेंटिंग्स संभाल कर रखी हैं। लारस आर्या को याद दिलाती है कि बचपन में वो एक बार स्कूल से रोते हुए आया था क्योंकि उसके रिलीजन टीचर ने कहा था कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि किस पाप की वजह से वो सिरात पार नहीं कर पाएगा और जहन्नम में गिर जाएगा। इतने में मलिक घर वापस आ जाता है। घर आकर मलिक लैपटॉप पर एक हार्ट ब्रेकिंग वीडियो देखता है जहां एक आदमी सुनामी के बाद मलबे के नीचे दबे अपने बच्चे को बचाने के लिए और असाह गांव में जल्दी मदद भेजने के लिए भीख मांग रहा है। तब आर्या अपने पापा को वो बचपन वाली पेंटिंग्स दिखाता है। मलिक तब उदास होकर मानता है कि उसने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की है। यह बोलकर देर रात मलिक फिर से बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। मलिक लारस को बताता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम है और लारस को वेट किए बिना सो जाने को कहता है। बाहर निकलते ही उसका सेक्रेटरी बताता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मलिक अकेले नहीं जा सकता, जाना है तो उसे साथ लेना होगा। इसलिए मलिक घर वापस चला जाता है। मलिक आर्या के रूम में जाकर उसे बुलाता है और कहता है कि उसे आर्या की मदद की बहुत जरूरत है। आर्या सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में मलिक को छुपाकर निकल पड़ता है। ठीक तभी सेक्रेटरी आकर आर्या को गाड़ी रोकने को कहता है। आर्या घबरा जाता है, लेकिन सेक्रेटरी गाड़ी के बाहर कुछ ढूंढकर आर्या को देता है। उनके जाते ही सेक्रेटरी किसी को फोन लगाता है। खैर, रास्ते में आर्या पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मलिक बताता है कि वो अपने पुराने घर जा रहे हैं। मलिक ये भी कहता है कि उसकी वो गलती कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एक महापाप है। टोल प्लाजा में घुसने से पहले सीट बेल्ट लगाते वक्त आर्या का ध्यान भटक जाता है कि तभी सामने से एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। आर्या की गाड़ी नदी में गिर जाती है। आर्या किसी तरह गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाता है और तैरकर किनारे पर आता है कि तभी उसके सामने जहन्नम के ऊपर बना वो सिरातुल मुस्तकीम दिखाई देने लगता है। सीन यहाँ कट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है। आर्या होश में आकर अपनी माँ लारस को देखता है। आर्या बार बार अपने पापा के बारे में पूछने लगता है। लारस उसे शांत करने की कोशिश करती है और इस मुश्किल वक्त में हिम्मत रखने को कहती है। वो उसे बताती है कि उसके पापा को कल ही दफन कर दिया गया है। आर्या ये मान नहीं पाता और वो वहाँ जाकर पापा से मिलना चाहता है। वो बुरी तरह रोने लगता है और लारस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पापा अब नहीं रहे। इसी बीच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अलीम आते हैं और बताते हैं कि किलर ट्रक ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है और माना है कि झपकी आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। अलीम ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट आर्या के पापा की सारी फैसिलिटीज वापस लेना चाहती है, लेकिन लारस और आर्या की हालत देखकर वो कुछ वक्त देने का वादा करते हैं। लारस बड़ी विनम्रता से कहती है कि वो इन फैसिलिटीज के हकदार नहीं है और ये नए डिप्टी मिनिस्टर को दे देना ही बेहतर होगा। अलीम बताते हैं कि मलिक ने उस दिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मना कर दिया था, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अगर गार्ड साथ होते तो शायद ऐसा न होता। अलीम के जाने के बाद लारस का दोस्त और रेस्क्यू वर्कर पंजी मिलने आता है। वो बताता है कि सुनामी में लापता लोगों को ढूंढने में बिजी था, इसलिए आ नहीं पाया। आर्या के होश में आने की खबर सुनकर वो राहत की सांस लेता है। पंजी के सामने लारस अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा और अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मलिक नहीं रहे। वो मलिक के वापस आने का इंतजार करती रहती है। मलिक की दी हुई आखिरी यादों को लेकर वो अफसोस करती है। पंजी लारस को वापस मेडिकल वॉलंटियर का काम शुरू करने को कहता है ताकि वो इस दुख से बाहर आ सके, लेकिन लारस मना कर देती है क्योंकि वहीं मलिक से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। लारस अफसोस करती है कि मलिक जैसे इतने अच्छे इंसान इतनी जल्दी क्यों चले गए। उसे लगता है शायद मलिक इस दुनिया से हमेशा के लिए आजादी चाहते थे। इसी बीच नर्स आकर लारस को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लारस एक पुराना वीडियो देख रही थी। उसमें लारस के बर्थडे का खुशी भरा पल था। मलिक और आर्या उसे सरप्राइज दे रहे हैं। मलिक लारस को एक नेकलेस गिफ्ट करके कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में ये गिफ्ट ही उसका ऑप्शन बनकर रहेगा। उधर आर्या अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो पर्दे के पीछे फ्लोर पर खून देखता है और वहाँ कोई परछाई जैसी चीज नजर आती है, लेकिन पर्दा हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसके पापा उसके चेहरे के एकदम पास आ जाते हैं। आर्या डर के मारे चीख पड़ता है। लारस दौड़कर आती है और आर्या को शांत करने की कोशिश करती है। आर्या बताता है कि उसने पापा को खून से लथपथ और जख्मी हालत में देखा और उन्होंने मदद मांगी।
लारस उसे समझाती है कि वो बस एक बुरा सपना था और उसे पापा की यादों से बाहर आना होगा। अगले दिन सुबह लारस आर्या को लेकर मलिक की कब्र पर जाती है। आर्या पापा की कब्र के पास बैठकर अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि वो हमेशा कहना चाहता था कि वो अपने पापा पर कितना प्राउड है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। वो पापा की सिखाई हुई ईमानदारी के साथ एक अच्छा इंसान बनने का वादा करता है। कब्र पर दुआ कर आर्या और लारस वापस आ जाते हैं। घर आकर आर्या बचपन की बनाई हुई पेंटिंग्स रूम की दीवार पर लगा देता है। उस रात जब आर्या आराम कर रहा था, तभी अचानक टेबल पर रखी एक फोटो नीचे गिर जाती है। इसके बाद एक एक करके दीवार पर लटकी पेंटिंग्स गिरने लगती हैं, जैसे किसी ने उन्हें फेंक दिया हो। आर्या को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ऊपर से ढप करके उसके पापा नीचे गिरते हैं और आर्या से कहते हैं, आर्या पापा की मदद करो। आर्या डर के मारे चिल्लाने लगता है तो लारस भागकर उसके रूम में आती है। आर्या अपनी माँ लारस को बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात मलिक उसे पुराने घर ले जा रहे थे, अपने एक बड़े पाप का प्रायश्चित करने। आर्या मानता है कि पापा की आत्मा की शांति के लिए उस घर में जाना जरूरी है। तभी आर्या और लारस अपने पुराने घर पहुंचते हैं। आर्या क्यूरियस हो जाता है कि पापा ने इस घर में क्या छुपा रखा है और ये घर उनके पाप से कैसे जुड़ा है। घर की तलाशी लेते वक्त आर्या और लारस को एक डेस्क के अंदर से कैश के बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं। वो हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कहां से आया। वहां उन्हें मलिक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग प्ले करते ही फ्लैशबैक में दिखता है कि अलीम उस सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहा है कि असाह गांव के सुनामी विक्टिम की बचने की भीख मांगने वाली वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दो। अलीम नहीं चाहता कि ऐसी वीडियो बाहर आए और वो सोशल मीडिया मॉनिटर करने का ऑर्डर देता है। वहां मलिक मौजूद थे और उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। फिर अलीम मलिक को असाह गांव के रिलीफ फंड की एक फेक एक्सपेंस रिपोर्ट बनाने को बोलता है। अलीम का प्लान था लोगों को दिखाना कि मदद भेज दी गई है ताकि कोई सवाल न उठाए और वो आराम से फंड का पैसा हड़प सकें, लेकिन मलिक ऐसा नहीं करना चाहते थे। जाने से पहले मलिक सेक्रेटरी से वो वायरल वीडियो मांगते हैं। सेक्रेटरी के मना करने पर मलिक अपनी पोजीशन का यूज करके उसे वीडियो और रिपोर्ट भेजने पर मजबूर कर देते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। आर्या और लारस डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि असाह गांव के लिए रिलीफ फंड रिलीज करने की फेक रिपोर्ट बनाई गई थी। लारस शॉक्ड रह जाती है ये जानकर कि मलिक, अलीम और बाकी लोगों ने मिलकर फंड के पैसे घोटाला करने का प्लान बनाया था। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा इस घटिया करप्शन में शामिल थे। लारस समझ जाती है कि मलिक और अलीम ने मिलकर पैसे चुराने का प्लान बनाया था। आर्या ये मानने से इनकार कर देता है और सारा दोष अलीम पर डालता है। लारस घर में मिले इतने सारे पैसों को प्रूफ के तौर पर दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा ने ये सच छुपा रखा था। आर्या हैरान होकर कहता है, तुम भी पापा के कैरेक्टर पर शक कर रही हो? आर्या कहता है ये सब अलीम की चाल है। ये बोलकर वो उठ जाता है। उस रात लारस सपने में देखती है कि मलिक उसे वो नेकलेस पहना रहे हैं। अचानक माहौल डरावना हो जाता है। लारस को अपने मरे हुए पति मलिक की अजीब और भयंकर आवाज सुनाई देती है। मलिक की आत्मा उससे पूछती है कि क्या वो खुश है और बार बार रोते हुए मदद मांगती है। लारस देखती है कि वो सुनामी के मलबे में है और उसके चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। लारस डर के मारे चीख पड़ती है। तभी सीन शिफ्ट होकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर चला जाता है। पंजी और उसके साथी मिलकर एक विक्टिम को संभालकर गाड़ी में चढ़ाकर मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो एक कार्ट पर अपनी वाइफ की लाश ले जा रहा था। पंजी उस विक्टिम से गांव का नाम पूछता है। आदमी बताता है कि वो असाह गांव का रहने वाला है और अफसोस करता है कि उनके इलाके में कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं पहुंची। वो बताता है कि दिनों तक वो अकेले ही मलबे के नीचे अपनी वाइफ को ढूंढता रहा। वो अपनी वाइफ को अपने गांव में दफन करना चाहता है और पंजी उसे पूरी मदद का भरोसा देता है। पंजी उस आदमी के जख्म देखकर परेशान हो जाता है। वो असाह गांव की एक्टिव एसआईआर टीम की लिस्ट चेक करता है और देखता है कि वहां उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है। अगले दिन आर्या अलीम के पास जाता है और असाह गांव का रिलीफ फंड हड़पने की ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ्स दिखाता है। वो पूछता है कि उसके पापा इस करप्शन में क्यों शामिल थे। अलीम आर्या से कहता है कि वो इतना भोला न बने। अलीम लॉजिक देता है कि उसके पापा बस अपनी वाइफ और बच्चे को खुश करना चाहते थे और फैमिली की खुशी के लिए किए गए काम में वो कोई गलती नहीं मानता। आर्या समझ जाता है कि पापा ने गलती की थी और वो शर्मिंदा थे, लेकिन अलीम की बेशर्मी भरी बातें सुनकर आर्या कंफ्यूज हो जाता है। अलीम उसे समझाता है कि फैमिली के लिए कुछ भी करना कोई क्राइम नहीं है। इसके बाद आर्या घर वापस आता है। वो अपनी माँ लारस को बताता है कि उसकी कार और लारस का महंगा नेकलेस सब कुछ असाह गांव के रिलीफ फंड के पैसों से खरीदा गया था। आर्या पापा के लिए नफरत दिखाता है और कहता है कि पापा ने जो मॉरल्स सिखाए थे वो अब बेकार लग रहे हैं। आर्या चाहता है कि अलीम जैसे करप्ट मिनिस्टर को सजा मिले और ये केस दोबारा खुले। लारस परेशान हो जाती है कि अगर ये केस खुल गया तो सरकार सब जान जाएगी और आर्या के पापा पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। लारस कहती है कि पापा ने जो पाप किया उसका प्रायश्चित वो दोनों मिलकर करेंगे। आर्या गुस्से में कहता है कि एक चोर की गलती सुधारने का क्या फायदा।
लारस उसे याद दिलाती है कि चाहे जो हो, मालिक उसका बाप है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मालिक ने आर्या को बर्थडे पर एक नई कार गिफ्ट की थी। आर्या वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश था। आर्या और मालिक नई गाड़ी टेस्ट ड्राइव करते हैं। वो हंसते हैं और मालिक बताते हैं कि उन्हें आर्या पर कितना नाज है। अचानक मालिक का मूड बदल जाता है। वो सीरियस होकर कहते हैं, उनके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्या कंफ्यूज होकर पूछता है कि उनके मतलब किन के साथ। माहौल अचानक डरावना हो जाता है। चलती गाड़ी मिस्टीरियसली बंद हो जाती है। आर्या बार बार पापा को आवाज देता है, लेकिन मालिक गायब हो जाते हैं। अचानक आर्या खुद को पुलसिरात पर देखता है। वहाँ पापा आकर बार बार कहते हैं, आर्या पापा की मदद करो, और फिर आर्या भी नीचे गिर जाता है। आर्या चीखते हुए नींद से उठ जाता है। उधर लारस बैठकर एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक इमाम बता रहे हैं कि अल्लाह नींद में जिंदा और मुर्दा लोगों की आत्मा को मिलाने की ताकत रखते हैं। ये खास सपने एक जरिया होते हैं, जहां मरने वाले लोग अपने अधूरे काम या कर्ज के लिए जिंदा लोगों से मदद मांग सकते हैं। तभी आर्या आकर अपनी माँ लारस को बताता है कि उसने रात को पापा को सपने में देखा है। सपने में पापा दर्द में तड़प रहे थे और मदद मांग रहे थे। आर्या को लगता है कि पापा शायद आखिरत का सिरात यानी वो ब्रिज पार करने के लिए उसकी मदद चाहते हैं। लारस कहती है कि उसने भी उन्हें सपने में देखा है। वो आर्या की बात से एग्री करती हैं। वो कहती हैं कि मरने वाले की सारी दुनियावी जिम्मेदारी और कर्ज चुकाना फैमिली की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। वो डिसाइड करते हैं कि मालिक की आत्मा की शांति के लिए वो सब कुछ करेंगे। उन्हें मालिक के लैपटॉप में वो वीडियो मिलती है। वीडियो में मलबे के नीचे दबा एक आदमी अपने बच्चे को बचाने और जल्दी मदद भेजने के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है। ये देखकर आर्या माँ से डिस्कस करता है कि क्या पापा के पाप माफ होने का कोई चांस है। लारस एक रिलीजियस खुतबा का जिक्र करती है कि अगर मरने वाले का अधूरा काम उसके घर वाले पूरा कर दें तो शायद उसके पाप माफ हो सकते हैं। वो पापा को एक मौका देना चाहती है। इस डिस्कशन के बीच डोरबेल बजती है। एक आदमी पैकेज लेकर आता है। आर्या को वो आदमी जाना पहचाना लगता है, जैसे पहले कहीं देखा हो। खैर, आर्या अंदर आकर पैकेज खोलता है। पैकेज खोलते ही आर्या देखता है एक नोट और 2 बुलेट्स। नोट पर लिखा था, प्रॉपर्टी एंजॉय करो वरना मौत। वो समझ जाते हैं ये अलीम ने भेजा है। इस टेंस सिचुएशन में आर्या और लारस अगले स्टेप के लिए रेडी होते हैं। लारस फैसला करती है कि वो किसी सेफ जगह जाएंगे। वो अपना महंगा नेकलेस और गाड़ी बेचकर वो पैसे मालिक के चुराए हुए पैसों में मिला देगी। इन पैसों से वो असाह गांव के लिए रिलीफ मटेरियल्स खरीदेंगे, ताकि जो मालिक ने गलत तरीके से लिया था उसे वापस किया जा सके। लारस कहती है, और अलीम ने जो करप्शन किया है उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। लारस बस अपने हस्बैंड के पापों का बोझ कम करना चाहती है। आर्या और लारस रिलीफ सामान लेकर ट्रक से निकल पड़ते हैं। रिलीफ कैंप पहुंचकर वो देखते हैं कि अलीम पहले ही वहां आ चुका है, इसलिए वो छुप जाते हैं। लारस और आर्या रिलीफ लेकर पंजी के पास पहुंचते हैं। पंजी इतनी सारी मदद देखकर हैरान होता है और लारस से पूछता है, ये सब कहां से मिला। लारस पंजी को साफ बताती है कि असाह गांव का रिलीफ फंड हड़प लिया गया है। पंजी इसमें मालिक का नाम सुनकर दंग रह जाता है। आर्या बताता है कि उन्होंने पापा की बनाई हुई फेक एक्सपेंस रिपोर्ट को करंट सिचुएशन से मैच किया है। लारस असाह गांव भेजी गई रेस्क्यू टीम की इन्फो चेक करती है तो पता चलता है कि गवर्नमेंट डेटाबेस में उनका कोई नाम और निशान नहीं है। वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक बड़ा फ्रॉड है और असाह गांव को असल में कोई मदद नहीं मिली। सुनामी के 10 दिन बीत जाने के बाद भी वो गांव बिना किसी मदद के टिका हुआ है। आफ्टर शॉक्स के खतरे के बीच अगर जल्दी रिलीफ नहीं भेजी गई तो मौत का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। इस बात पर लारस और आर्या चिंता जताते हैं। पंजी इस बारे में गवर्नमेंट से बात करना चाहता है, लेकिन लारस उसे रोक देती है। लारस साफ कहती है कि इस करप्शन के पीछे मिनिस्टर अलीम डायरेक्टली शामिल है। लारस को डर है कि अगर अलीम को पता चला कि वो ये राज जानते हैं तो वो उन्हें खत्म कर देगा। आर्या बताता है कि अलीम अगले फेज का पैसा भी हड़पने का प्लान बना चुका है और उसने जानबूझकर असाह गांव को सबसे काट कर रखा है। पंजी पहले लारस और आर्या को इस रिस्क लेने से मना करता है और रेस्क्यू टीम के जरिए रिलीफ भेजने चाहता है, लेकिन आर्या उसे समझाता है कि अलीम का इन्फ्लुएंस हर जगह है, इसलिए उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। आखिरकार पंजी राजी हो जाता है। वो सब मिलकर असाह गांव में मदद भेजने के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठने जाते हैं। तभी अलीम उन्हें देख लेता है। उसका वो सेक्रेटरी फिर से किसी को कॉल करता है। वहाँ बच्चों को खेलते देख आर्या पास्ट में चला जाता है। छोटा आर्या अपने पापा मलिक के साथ पार्क में खेल रहा है और एंजॉय कर रहा है। अचानक एक लड़की चीखती है। आर्या देखता है कि वो लड़की अपने पापा की डेड बॉडी के पास बैठकर बुरी तरह रो रही है। ये सीन आर्या को अंदर तक हिला देता है। घर आकर छोटा आर्या अपने पापा से पूछता है कि वो आदमी उठ क्यों नहीं रहा। मलिक उसे शांति से समझाते हैं कि सभी जिंदा लोगों को एक दिन आखिरत में जाना पड़ता है। आर्या कहता है वो नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा कभी उसे छोड़कर जाएं। मलिक अपने पापा की मौत याद करते हैं और आर्या को बताते हैं कि आखिरत में दोबारा मिलने की एक ही जगह है, जन्नत।
जन्नत में जाने के बाद कोई कभी अलग नहीं होता। आर्या पूछता है कि जन्नत कैसे जाते हैं। मलिक उसे कल डिटेल में बताने का बोलकर सो जाने को कहते हैं। अगले दिन लारस देखती है कि छोटा आर्या ध्यान से एक पेंटिंग बना रहा है। आर्या बताता है कि वो सिरात अल मुस्तकीम ब्रिज की पेंटिंग बना रहा है। लारस हैरान होकर मलिक से पूछती है कि आर्या आखिरत के बारे में पेंटिंग क्यों बना रहा है। मलिक कल वाली उस दुख भरी घटना का जिक्र करते हैं। लारस आर्या की पेंटिंग की तारीफ करती है। वो पूछती है कि सिरात ब्रिज तो बाल जैसा पतला होना चाहिए, लेकिन आर्या ने बड़ा ब्रिज क्यों बनाया। आर्या समझाता है कि बाल के साथ टुकड़े करना असल में एक रूपक है। आर्या आगे कहता है कि जिनके अच्छे कर्म कम होंगे उनके लिए ही ये ब्रिज पार करना पतले बाल पर चलने जैसा दर्दनाक होगा। मलिक आर्या की बात से सहमत होते हैं और सोचते हैं शायद अल्लाह बचपन से ही आर्या को आखिरत के बारे में सिखा रहे हैं। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। आर्या, लारस और पंजी असाह गांव के खंडहरों के पास पहुंचते हैं। अचानक गांव वालों की बचने की भीख और मदद की चीखें सुनकर वो गाड़ी रोक देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें 2 लाशें मिलती हैं। एक फ्लैशबैक में मलिक और मिनिस्टर की बातचीत दिखाई जाती है। यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने आर्या को वो पैकेज दिया था। खैर, मिनिस्टर एक स्पेशल रिपोर्ट की बात करता है जो आम रिलीफ रिपोर्ट से अलग है और मलिक को उसे अपने पास रखने को कहता है। मिनिस्टर बताता है कि असाह गांव की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट 100 बिलियन रुपए देगी और वो इसका आधा हड़पने का प्लान बना रहे हैं। पहले फेज के 25 बिलियन में से मलिक को 2 बिलियन भेज दिए गए हैं। मलिक विरोध करते हुए कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर का पैसा इस तरह लेना सही नहीं है। मिनिस्टर मलिक को डांट कर बैठने को कहता है। जब मलिक वो 2 बिलियन गांव में वापस देना चाहते हैं तो मिनिस्टर कहता है वो चोरी नहीं कर रहे बल्कि वो वही ले रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। वो इस करप्शन को बैलेंस और हार्मनी का नाम देता है और मलिक को इसे लिख लेने को कहता है। मलिक मजबूर होकर फाइल पर साइन कर देता है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है जहां वो देखते हैं कि सड़क पर कोई पड़ा हुआ है। पंजी उसे मदद करने जाता है। ठीक तभी वो आदमी पंजी पर गोली चला देता है जो पंजी के कान को छू कर निकल जाती है। आर्या को याद आता है कि इसी आदमी ने उस दिन उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। मतलब वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक्सीडेंट अलीम ने ही करवाया था और अब अलीम ने उन्हें मारने के लिए इस किलर को दोबारा भेजा है। वो किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके पंजी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। आर्या अपनी माँ को बताता है, मैं इस हमलावर को जानता हूँ, ये वही आदमी है जो घर पर पैकेज देने आया था और पापा के एक्सीडेंट के पीछे भी यही था। थोड़ा आगे जाते ही रास्ते पर बड़ा ब्लॉकेज होने की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। असाह गांव पहुंचने के लिए अब उन्हें पैदल ही जाना होगा। लारस और पंजी डिसाइड करते हैं कि वो ट्रक से सिर्फ जरूरी मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट ही साथ लेकर जाएंगे। वो जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। तभी उस किलर की मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर वो छुप जाते हैं। पंजी छुपकर उस किलर पर कूद पड़ता है और लारस और आर्या को भाग जाने के लिए कहता है। आर्या अपनी माँ और जरूरी मेडिसिन लेकर दौड़ने लगता है। दूर से गोली चलने की आवाज सुनकर लारस समझ जाती है कि पंजी मारा गया है। आर्या उसे शांत करता है और कहता है कि उन्हें अभी निकलना होगा। लारस सदमे और दर्द में टूटकर चिल्लाने लगती है। बारिश के बीच आर्या अपनी माँ को हिम्मत देता है और कहता है कि उन्हें सुनामी विक्टिम्स को बचाना ही होगा। वो दोनों हांफते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ सैकड़ों लोग मरे हुए पड़े थे। तभी उन्हें एक औरत की चीख सुनाई देती है। लारस और आर्या उधर जाते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत मलबे के नीचे फंसी हुई है। लारस और आर्या मिलकर लोहे का बीम हटाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बीम हटाते ही दिखता है कि उस औरत ने अपने मरे हुए बच्चे को गोद में पकड़ रखा था। आर्या औरत को मलबे से बाहर निकालता है। लारस उस मरे हुए बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। तभी वो औरत खून की उल्टी करती है और आखिरी सांस लेती है। उल्टी में उसके शरीर के सड़े हुए कीड़े थे। आर्या निराश होकर कहता है कि उन्हें आने में बहुत देर हो गई। लारस उसे समझाती है कि अभी भी बहुत लोगों को उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए वो हार नहीं मान सकते। आर्या दूर किसी को देखकर मदद के लिए बुलाता है, लेकिन लारस समझ जाती है कि वो वही किलर है। लारस चिल्लाती है और आर्या को भागने के लिए कहती है। किलर पिस्टल कॉक करके गोली चलाने की तैयारी करता है। तभी पंजी वहां आकर उसे रोकता है। उनके बीच हाथापाई होती है। आखिरकार किलर पंजी को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद किलर आर्या और लारस को मारने आगे बढ़ता है। लारस छुपकर उस आदमी पर हमला करती है, लेकिन उससे जीत नहीं पाती। लारस आर्या को बचाने के लिए किलर को रोकती है और खुद जख्मी हो जाती है। तब आर्या अपनी माँ को बचाने आता है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाता। अचानक वहां की छत गिरने लगती है। लारस उस आदमी को धक्का दे देती है और वो छत उस आदमी के ऊपर आ गिरती है। वो आदमी दबकर मर जाता है। इसमें लारस भी मलबे में दब जाती है। आर्या अपनी माँ को वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद आर्या रिलीफ का सामान लेकर आगे बढ़ता है और वो हांफते हांफते जमीन पर गिर पड़ता है। सीन फिर से पास्ट में चला जाता है। छोटा आर्या अपनी माँ से कहता है कि कयामत के बाद सभी मुर्दा लोग जरूर जिंदा होंगे। फिर वो अपने पापा से कहता है कि हश्र के मैदान में सबके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब होगा। आर्या वो सिरात अल मुस्तकीम ब्रिज की पेंटिंग दिखाता है जो उसने बनाई थी।
सीन अब हश्र के मैदान में शिफ्ट होता है, जहां सभी लोग दोबारा जिंदा किए जाते हैं और सूरज बहुत करीब होता है। वहां जिक्र और माफी मांगने की आवाजें गूंजती हैं, साथ ही दर्दनाक चीखें भी सुनाई देती हैं। मलिक आर्या को समझाता है कि सिरात अल मुस्तकीम या जन्नत जाने का असली ब्रिज होली कुरान है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। आर्या असाह गांव के विक्टिम्स से अपने पापा की तरफ से माफी मांगता है। वो दुख जताता है कि मदद लेकर आने में उन्हें बहुत देर हो गई। सीन यहाँ कट होता है और आर्या न्यूज देख रहा होता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल थ्रेड के जरिए मिनिस्टर अलीम और मलिक के करप्शन के सबूत मिले हैं, लेकिन कोर्ट ने सबूत की कमी की वजह से अलीम को बेगुनाह करार दिया है। तभी अलीम आर्या को फोन करके बोलता है कि इस देश का कानून उस जैसे ताकतवर आदमी को छू नहीं सकता। वो कहता है कि आर्या की बेवकूफी की वजह से पैसे वापस गांव चले गए और इसका अंजाम आर्या को भुगतना पड़ेगा। फिर से हश्र का सीन दिखाया जाता है, जहां अलीम पुलसिरात पार करते वक्त देखता है कि ब्रिज पैसों से बना है। वो पैसे देखकर खुशी से ब्रिज पार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पैसे उसे जहन्नम में गिरा देते हैं और तुरंत उसका अजाब शुरू हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। लारस प्रेयर कर रही थी और बगल के रूम में आर्या को कोई गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर लारस दौड़कर आती है तो वो आदमी लारस को भी गोली मार देता है और ये आदमी वही सेक्रेटरी है। इसके बाद सीन पुलसिरात पर आता है। आर्या बहुत आसानी से और आराम से पुलसिरात पार करके जन्नत में एंटर करता है। जन्नत में आर्या अपनी माँ को देखता है। माँ बेटे के मिलने के बाद आर्या आखिरी सवाल करता है, पापा कहाँ हैं माँ? तब वो मलिक को पुलसिरात पर देखते हैं। मलिक के पार करते वक्त ब्रिज टूट जाता है। वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि आर्या पापा से पूछता है, क्या वो सच में जन्नत में फिर मिलेंगे? जवाब में मलिक कहते हैं, उम्मीद रखना अच्छा है पर आखिरी फैसला अल्लाह के हाथ में है। वो इमोशनल होकर कहते हैं, अगर वो जन्नत में न भी मिल पाए तो भी आर्या ये जाने कि दुनिया में उसका बाप बनकर मलिक बहुत प्राउड और ग्रेटफुल थे। सीन फिर हश्र के मैदान में वापस आता है। मलिक खुद को संभालकर ब्रिज पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रिज टूट जाता है और मलिक जहन्नम की आग में गिर जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।